इज वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम। तो आपसे को पता होगा, पहले ऑलरेडी मैंने डाइजेशन आपका कवर कर लिया है, हार्मोन आपके कवर हो चुके हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम आपका कवर हो चुका है, ठीक है, और रेस्पिरेशन आपका कवर हो चुका है। तो इसमें हम बात करेंगे ओनली दो बातों की, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक आपके एक्सक्रीशन सिस्टम। रही बात का आपकी एक रह जाएगा फॉर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का छोटा सा मैं आपको बता दूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं रिप्रोडक्शन से। जो हॉर्मोन्स आते हैं वो तो आप सभी को पता होगा, बाकी थोड़े से लग रहे हैं वो कर देंगे कवर ओके रिप्रोडक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर देखो ब्लड। Blood is the conductive tissue composed of the blood plasma, a liquid extracellular matrix, and formed element which is the cell and cell fragment. देखो ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन एंड पीएच रेंजेस फ्रॉम 7.3 टू 7.4। तो ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है 7.3 टू 7.4। इट कंस्टिट्यूट टू 20 to 30% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड amounting the 8% of total body mass. The body blood volume is 5 to 6 liter in the average size in adult male. जो adult male होता है उसमें जो हम बोल सकते हैं ब्लड वॉल्यूम होता है शरीर में वो 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। और इन केस ऑफ फीमेल, तो फीमेल में आपकी होती है 4 से 5 लीटर। तो ये एवरेज आपको याद रख लेनी है। फंक्शन ऑफ ब्लड तो बहुत ईजी है, आप सभी को पता होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड हीट, रेगुलेशन ऑफ पीएच, बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट। उसका प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ब्लड लॉसेस थ्रू द क्लॉटिंग एंड अगेंस्ट डिजीजेस, फैगोसाइट्स एक्टिविटी एटसेट्रा। उसके बाद मैं बात करूँ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड के हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कंपोनेंट आपका ब्लड प्लाज्मा। इसमें एक लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। देखो ब्लड प्लाज्मा को हम एक लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोल रहे हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के अलावा, ब्लड सेल्स के अलावा उसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। वो ब्लड प्लाज्मा की जो क्वांटिटी होती है सेल में वो होती है आपकी 55%। कितनी होती है? 55%। रही बात आपकी सेल्स की, तो सेल्स की आपकी परसेंटेज होती है हमारे शरीर में, वो होती है लगभग आपके 45%। ओके। और आपकी यहाँ पर लेस देन 1% होते हैं प्लेटलेट्स। ओके। तो यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो ब्लड प्लाज्मा इज अबाउट 45% फॉर्म्ड एलिमेंट एंड 55% ब्लड प्लाज्मा। व्हेन फॉर्म्ड द एलिमेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम प्लाज्मा, ए स्ट्रॉक कलर्ड लिक्विड कॉल्ड इज ब्लड प्लाज्मा, इट इज लेफ्ट। यहाँ पर बताया जा रहा है जब भी हम फॉर्म्ड एलिमेंट को हम निकाल देंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है सेल्स के लिए, ब्लड सेल्स के लिए, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के लिए। जब हम तीनों को निकाल देंगे, बाकी जो बच गया लिक्विड मटेरियल वो आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा में आपको मैं बात कर दूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप में वाटर। 91% आप में इसमें पानी ही होगा। यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं लगे, यहाँ पे ये देखो, ब्लड प्लाज्मा इज अबाउट 90 to 92% ऑफ वाटर एंड 8 to 10% ऑफ सोल्यूट्स। जो प्लाज्मा होता है हमारे शरीर में, तो प्लाज्मा 90 to 92% पानी ही है। ओके। और 8 to 10% क्या इसमें सोल्यूट्स हैं। सोल्यूट्स में क्या आएंगे? सोल्यूट में आएंगे कुछ प्रोटीन्स, देखते हैं उनके बारे में भी। यहाँ पर देखो, some of the protein in the blood plasma are found into the elsewhere in the body, but those confined to blood are called as plasma proteins. Hematocytes synthesize most of the plasma proteins, which include the एल्बुमिन्स। जो सम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सोल्यूट की फॉर्म में, वो सबसे पहले आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स यानी 54% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होती है। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन होते हैं आपके 38%। और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 7% होता है टोटल ऑफ 8 to 10% ऑफ सोल्यूट। 8 to 10% ऑफ सोल्यूट होता है, उसमें से भी 54% होता है आपका एल्बुमिन, 38% होता है ग्लोबुलिन, और 7% होता है फाइब्रिनोजन। जो फाइब्रिनोजन होता है वो हेल्प करता है आपका, किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। फाइब्रोजन इज द इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस बाय द लीवर ड्यूरिंग टू द प्रोसेस ऑफ द क्लॉटिंग या क्लॉट फॉर्मेशन। सोल्यूबल फाइब्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द insoluble thread-like fibrins, and thus the fluids from the clotted blood plasma called as serum. यहाँ पर देखो, thus the fluid from clotted blood is called as serum, does not contain fibrogen but it otherwise identical to the plasma. देखो जो आपका सीरम होता है सेम एज प्लाज्मा, बट इसमें क्या नहीं होगा, इसमें फाइब्रिनोजन
प्रोटीन नहीं होगी, यानी क्लोटिंग फैक्टर नहीं होगा, बाकी सीरम सेम प्लाज्मा है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एटसेट्रा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स। ओके, तो ये प्लाज्मा की हम बात, सॉरी ब्लड की हमने बात कर ली है। यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि वाटर होता है 90 to 92%। उसके बाद आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, सॉल्ट्स होते हैं, गैसेस होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ऊपर नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया और यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब मैं बात करूँ फॉर्म्ड एलिमेंट की, मैंने आपको पहले बताया है फॉर्म्ड एलिमेंट आपके 3 टाइप के हैं, जिसमें आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मैं इरेथ्रोसाइट्स को आप सभी को पता होगा, आरबीसी भी बोलते हैं। तो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स होते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी, एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आर द होल सेल वेयर एज प्लेटलेट्स आर ए सेल फ्रेगमेंट। देखो जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एक पूरा सेल है, बट जो हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो ये फ्रेगमेंट हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट है किसी सेल के। आरबीसी एंड प्लेटलेट्स हैव इन जस्ट few roles, but WBC have a number of specialized functions. Several distinct type of WBC present in the bloods and neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils. देखो आपसे ने पढ़ा होगा ग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर देखो द परसेंटेज ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द आरबीसी इज कॉल्ड एज हिमेटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम। देखो जितने हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं हिमेटोक्रिट वैल्यू या हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये हिमेटोक्रिट वैल्यू ऑफ 40 indicates that 40% of the volume of the blood is composed of the RBC. The normal range of the hematocrit from the adult female is 38 to 46%। अब मैं आपको बोल दूं जो नॉर्मल फीमेल है उसमें जो हिमेटोक्रिट वैल्यू है वो आपके 38 टू 46% है, और अडल्ट मेल में आपकी 40 टू 54% है। द पोलीसाइथीमिया वर्ड्स आप समझ रहे हो, पोली मतलब बहुत सारा होगा, क्या होगा आपका आरबीसी। जब भी आरबीसी की आपकी परसेंटेज हाई होगी, इंक्रीज होगी, उस डिजीज को हम बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। और हम दूसरी बात करें हिमेटोक्रिट वैल्यू यदि आपकी 65% तक चढ़ जाए, ऊपर या ऊपर हाई हो जाए, तो पॉलीसाइथीमिया हम बोल रहे हैं। बट इन केस ऑफ डिक्रीज दी कंसंट्रेशन या परसेंटेज ऑफ द आरबीसी इज नोन एज एनीमिया। देखो जब आपके कंसंट्रेशन कम हो जाएगी उसको हम बोलेंगे एनीमिया। द प्रोसेस बाय विच द फॉर्म्ड एलिमेंट इज द ब्लड इज डिवाइडेड इज कॉल्ड एज हेमियोपोइसिस, या हम बोल सकते हैं हिमेटोपोइसिस। हेमियोपोइसिस एंड हिमेटोपोइसिस आर द सेम वर्ड्स। देखो जब आरबीसी बन रहे हैं तब हम बोल सकते हैं कि इरेथ्रोपोइसिस हो रही है, बट जब हम फॉर्म्ड एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी तीनों की हम बात कर रहे हैं, तब हम बात करेंगे किस चीज की, हम बात करेंगे हिमेटोपोइसिस की, द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी। उसके बाद देखो बिफोर बर्थ, जब हमारा जन्म नहीं हुआ है, हम मदर के पेट में हैं यानी हम एम्ब्रियो स्टेज में हैं, तो वह आपके जो हेमियोपोइसिस है, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स बनने की जो प्रोसेस है वो होती है, नोट कर लीजिए, योक सेल, स्प्लीन, लीवर, थाइमस, लिम्फ नोड्स ऑफ द फिटस, इसमें आपकी सेल फॉर्मेशन होती है, हिमेटोपोइसिस होती है। बट जैसे आप ग्रो कर जाओगे, जैसे आप किस किस मंथ में, 7th मंथ ऑफ द गेस्टेशन पीरियड, जब आप 7 महीने के हो जाओगे माता के गर्भ में, तब आप में जो हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस है वो आपकी हो जाएगी रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो आप सभी को पता होगा, जो आपकी फीमर हो गई, आपकी रीढ़ की हड्डी होगी, ऐसे ऐसे में आपकी रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। तो वहां पर आपकी क्या होगी, यहाँ पर लिखा भी होगा 7 मंथ का लिखा है, या देखो लास्ट 3 मंथ बिफोर बर्थ। देखो 3 मंथ लिखा है ना इसमें, तो 6 मंथ भी हो सकता है, 7 मंथ भी हो सकता है, बट लगभग लेकर चलिए 6 या 7 मंथ तक आपकी यहाँ पर रेड बोन मैरो में होना स्टार्ट हो जाती है आपकी सेल्स की फॉर्मेशन। तो यहाँ पर लिखा 3 मंथ, तो आप 9 से 3 6 मंथ रख लो, वैसे 7th होता है बट 6th रख लो, यहाँ पर बताया 6 तो 6th होगा। ओके, तो 6 में होती है, उसके बाद लाइफ टाइम तक कहाँ होती है, हमारे बोन मैरो में होती है।
मैं आरबीसी की बात करूं तो व्हाट इज द नॉर्मल आरबीसी इन मेल। तो मेल में नॉर्मल आरबीसी काउंट होता है 5.4 बिलियन, सॉरी मिलियन नॉट बिलियन, 5.4 मिलियन माइक्रोलीटर। ओके, और इन केस ऑफ फीमेल इट इज 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। ओके, उसके बाद साइटोसोल ऑफ द आरबीसी कंटेन द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन नोन एज हीमोग्लोबिन। अब देखो आरबीसी का मैंने बता दिया आपको कि आरबीसी में ये प्रेजेंट है। आरबीसी का साइज बता दिया मैंने, कितना साइज होता है, 6 से 7 माइक्रोमीटर होता है। इसका मैंने शेप बता दी। शेप कैसी होती है इसकी, इसकी शेप होती है बाइकनकेव, यानी बीच में यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई ऑर्गेनेली नहीं होगी, कोई ऑर्गेनेली नहीं होगी, कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। तो सिंपली हम बोलेंगे अन्यूक्लिएटेड आरबीसी। मैच्योर्ड आरबीसी कैसे होते हैं, अन्यूक्लिएटेड होते हैं, ओ न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, बाइकनकेव शेप के होते हैं। और इसकी मैं बात करूं मेन बात, तो आरबीसी में हमारे हाई हीमोग्लोबिन होता है। व्हाट इज द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन को तोड़ दीजिए। हेम और ग्लोबिन, हेम, हेम वर्ड से आपको संबंध लेना है कि हेम का अर्थ होगा आयरन कंटेनिंग ग्रुप, हिमेन ग्रुप। हिमेन ग्रुप को बोलते हैं हम Fe2 ग्रुप। तो ये होगा हिमेन को तोड़ दीजिए, ग्लोबिन को तोड़ दीजिए। जब आपने ग्लोबिन को तोड़ दिया तो कोई ना कोई प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। यानी किसकी बात कर रहे हैं, आगे बताऊंगा किसकी बात कर रहे हैं। विच इज द पिगमेंट दैट गिव्स टू द रेड कलर ऑफ द ब्लड, इट कंस्टिट्यूट 33% ऑफ सल्फेट। ए हेल्दी इंडिविजुअल हैव 12 to 60 ग्राम ऑफ द hemoglobin in the every 100 ml of the blood. Each RBC contain, अब देखो 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 एक बात देखो, एक आरबीसी का जो सेल है वो कंटेन कर रहा है 280 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। तो आप एस्टिमेट कर सकते हो एक सिंगल आरबीसी के पास 280 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। अगर अगर आप सभी को पता होगा हमारा एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो एक आरबीसी के पास 280 मिलियन हेमोग्लोबिन है। तो 280 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ सिंगल आरबीसी टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। The mature RBC having no nucleus, no other membranes bounded organelles, all the internal space available for oxygen transport. RBC have a Y-concave shape and offer us two advantages. उसके बाद हम बात करें ड्यू टू द लैक ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी रेयरली इंटायरली ऑन द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ द एटीपी फॉर्मेशंस, सिंस मैच्योर आरबीसी लैक न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर सेल रिपेयर, ग्रोथ एंड डिवीजन। आप सभी को पता होगा इसके पास ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना न्यूक्लियस होता है, ना राइबोसोम होता है, तभी इसकी लाइफ टाइम क्या है, कम है। लाइफ स्पैन इसका 120 दिन का है। देखो हमारा केस में बाकी साल क्यों नहीं मर रहे हैं इतनी जल्दी, ये 120 दिन में अपना काम खत्म करके मर जा रहे हैं, दोबारा बन रहे हैं। तो ये इसीलिए मर रहे हैं क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, डायरेक्टर नहीं है इनके पास। यदि हेड ही नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, तो ये तो मर जाएगा भाई। तो ये 120 दिन का लाइफ साइकिल कंप्लीट करके खत्म हो जाता है। देखो हीमोग्लोबिन की मैंने बात की है, रेड कलर आयरन के वजह से आता है। एनालिट्स एंड वर्टिब्रेट्स, हेमियोसाइन, हेमियोसाइनिन होता है आपका ब्लू कलर का, और ये कॉपर मेटल इसमें प्रेजेंट होता है। ये मोलस्क्स एंड आर्थ्रोपोडाज में होता है। आपसे को पूछ लिया जाए कि जो मोलस्क का जो ब्लड होता है वो नीला क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमियोसाइनिन, और मेटल होता है कॉपर। क्लोरो क्लोरोक्यूरिनिन, ये आपका होता है ग्रीन कलर का, आयरन कंटेनिंग है, ये फ्यू एनालिट्स में होता है। उसके बाद आपका हीमेन एराइथ्रिन रेड कलर का है, आयरन है, फ्यू एनालिट्स है। और पिन्ना ग्लोबिन भी है, ये भी आपका मोलस्क का है। वाइट ब्लड सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स एज कम्पेयर टू द सॉरी आरबीसी बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं एज कम्पेयर टू आरबीसी। यहाँ पर देखो नॉर्मल आपके 5,000 से 10,000 सेल पर माइक्रोलीटर ब्लड है, ओनली 5 से 10,000 ही हैं। डब्ल्यूबीसी आर क्लासिफाइड एज अदर एज ए ग्रैनुलर एंड ओ ग्रैनुलर, मैंने आपको पढ़ाया है स्टडी, मैंने आपको बताया ग्रैनुलर होते हैं आपके जिसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं, और ओ ग्रैनुलर यानी ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं हो गए। यहाँ पर देखो यहाँ पर बताया गया है डिपेंडिंग अपॉन द वेदर दे कंटेन दी केमिकल फील्ड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स वेसिकल्स दैट आर विजिबल फॉर स्टेनिंग, ग्रेन्यूल्स ल्यूकोसाइट्स इंक्लूडिंग, जो ग्रेन्यूल जिनमें डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल प्रेजेंट है वो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, तीन। और अग्रेनुलर वाले हैं ल्यूकोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स।
सॉरी ल्यूकोसाइट नहीं, क्या बोल रहा मैं, अग्रेनुलों के आपके लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ओके, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एमएससी एंट्रेंस में कि कौन सा ऐसा डब्ल्यूबीसी है जो मोस्ट अबंडेंट है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो 65% आपका न्यूट्रोफिल्स ही है। ओके, बेसोफिल्स आर द लीस्ट आपका। ओके, बेसोफिल्स बहुत कम क्वांटिटी में हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, 0.5 टू ओनली 1%। ग्रेनुलों की मैंने बात की है, तो ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं eosinophils, कंटेन द eosinophilic साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स एंड रेड एंड ऑरेंज इन कलर। एंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा होगा कलर कई जगह, यहाँ पे लिखा होता है जो एलर्जेटिक कंडीशन होती है, एलर्जी होती है हमारे शरीर में, जहाँ पे भी एलर्जेटिक कंडीशन होगी, एलर्जी होगी, वहाँ पर आपका इओसनोफिल्स काम करेगा, यानी अस्थमा में, हे फीवर में, तो यहाँ पर आपका काम क्या करेगा, इसिनोफिल्स काम करेंगे। बेसोफिल की मैं बात करूं तो बेसोफिल होता है आपके बेसिक, यानी ये अल्कलाइन होते हैं, इसमें आपका होता है हिमेटोजाइलिन डाइज, उसमें आराम से दिख जाते हैं। और इसमें आपको बात रखनी याद, हिस्टामाइन, बोथ बेसनोफिल्स एंड मास्ट सेल सिंथेसाइज एंड स्टोर हिस्टामाइन एंड हेपरिन। ये देखो, मैं क्वेश्चन शायद आपसे पूछा है जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, मैंने पूछा था कि बेसनोफिल्स में क्या होता है, तो बेसोफिल्स और मास्ट सेल दोनों सिंथेसाइज करते हैं एंड स्टोर करते हैं हिस्टामाइन और हेपरिन को। हिस्टामाइन एंड हेपरिन आप सभी को पता होगा, ये भी एंटी एलर्जिक आपके कंपोनेंट प्रेजेंट है हमारे सेल में। न्यूट्रोफिल्स की मैं बात करूं तो ये मोस्ट अबंडेंट है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इनमें इनका जो एक ही काम होता है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम इसे बोलते हैं। और ये इसका पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होता है, यानी अपनी चेंज सेव करता रहता है। अग्रेनुलोसाइट्स की बात करो तो लिम्फोसाइट, आप सभी बच्चे बच्चे को पता होगा लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट दो टाइप के हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। और जो आप सभी को पता होगा, जो बी लिम्फोसाइट्स रहता है वो प्रोटेक्ट करता है हमें, जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारे शरीर में, वो बी लिम्फोसाइट ही प्रोवाइड करवाता है। और टी लिम्फोसाइट आपका हेल्प करता है डिस्ट्रॉय सेल हैविंग एंटीजन, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय सेल दैट हैव एंटीजन। ओके, उसके बाद मोनोसाइट की मैं बात करूँ तो मोनोसाइट आप सभी को होगा किडनी शेप के होते हैं या हॉर्स शू शेप होते हैं। ये कलर में, अपीयरेंस में, ड्यू टू द वेरी फाइन एजियोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं विच आर द लाइसोसोम्स है। और मैं साइज की बात करूँ तो सबसे बड़े ही आपके मोनोसाइट होते हैं, क्योंकि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में से बोलते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में बताया गया है, बहुत ईजा कुछ लिखा है प्लेटलेट्स के बारे में, लिखा है दे आर नॉट होल सेल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि प्लेटलेट्स आपके सेल नहीं हैं, ये आपके फ्रेगमेंट हैं सेल के, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि ये सिंगल मेगा कैरियोसाइट्स typically produce about 1000 platelets, and mega karyocytes are derived from the same hematopoietic stem cells that gives rise to the erythropoietes and leukocytes। ओके, तो यहाँ पर आपका वर्ड आ रहा है मेगा कैरियोसाइट्स। तो मेगा कैरियोसाइट्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आपके स्टेम सेल या हम बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे जो शरीर में जो हार्मोन होता है थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन, जो प्रोड्यूस करता है लीवर, इंक्रीज द नंबर ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स इन द बोन मैरो। जब देखो मेगा कैरियोसाइट्स आपका बढ़ जाएगा हमारे बोन मैरो में, तो हमारे बोन मैरो में जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर स्ट्रक्चर बताए गए आपके सभी के, एक बार आपको देख लेने हैं, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है, तो आपने बच्चे ने पढ़ा होगा बीएससी थर्ड ईयर में या आई थिंक बीएससी सेकंड ईयर में, तो इंट्रेंसिक पाथवे एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे, दो पाथवे होते हैं हमारे शरीर में। जो ब्लड क्लॉट बनता है जब भी हमें कट लगता है, उसके 6 मिनट के बाद ही जो एक सिंपल या हम बोल सकते हैं स्मूथ क्लॉट बन जाता है। तो वो कैसे बनता है, यहाँ पर देखो क्लोथिंग, जो भी क्लॉटिंग फैक्टर है उनको पता होना चाहिए कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है, तभी आप सोल्व कर पाओगे इसको। ओके, मैं बात करूं इंट्रिंसिक फैक्टर की, तो डैमेज सरफेस ऑफ ब्लड, जहां भी आपका डैमेज हुआ उधर से ही आपके सेल निकलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्लोटिन फैक्टर 12th, वो आपका एक्टिवेट कर देगा, जो प्रो होगा वो सबसे पहले एक्टिवेट कर देगा 12th को, 12th फिर उसके बाद 11th को, 11th आपका कर देगा 9th को, 9th 8th को, 8th 10th को,
10th आपका 5th को, और 5th आपका 2nd को, 2nd आपका फाइब्रिनोजन को, और फाइब्रिनोजन लास्ट में फाइब्रिन। तो आपको ये याद रखने हैं कि 12th फैक्टर कौन है, 11th फैक्टर कौन है, 10th फैक्टर कौन है, और जो एक्सटेंसिंग होता है वो इंजरी, जहाँ से आपकी इंजरी हुई है उधर से आपका टिश्यू इंक्रीज करेगा आपके प्रोडक्शन ऑफ जो भी आपके हॉर्मोन्स हैं। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर बताए होंगे एक्सटेंसिंग पाथवे में द ब्लड क्लॉटिंग इज शॉर्टर पाथवे एंड अकर रैपिडली। इट इज नेम्ड बिकॉज द टिश्यू प्रोटीन कॉल्ड एज टिश्यू फैक्टर leaks into the blood cells outside blood vessels. In the absence of calcium and thromboplastin, it begins to sequence reactions that ultimately activating the clotting factor 10th. The intrinsic pathway of the blood clotting is more complex than extrinsic pathway. It occurs more slowly, and intrinsic pathway is so named because it activated either by the direct contact with blood and contained within a intrinsic blood. यहाँ पर देखो ये क्लोटिंग फैक्टर है, रट लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे कि क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12th कौन सा है, 9th कौन सा है, 11th कौन सा है, 13 कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 जो आपका 13 वाला है उसको याद रखना, ये आपका है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, यानी हम बोल सकते हैं ये फाइब्रोजिन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। और एक आपको याद रखना है कि जो 6th वाला है वो कोई भी फैक्टर नहीं है, आई थिंक ये लेवाइल फैक्टर के बाद आता है। कहाँ देखो लेवाइल फैक्टर यहाँ पे लिखा कहीं, ये इसको लेवाइल फैक्टर बोलते हैं। हाँ, आई थिंक इसको लेवाइल फैक्टर बोलते हैं, एक बार चेक कर लेना। फैक्टर नंबर 6 को क्या बोलते हैं, फैक्टर नंबर 6 लेवाइल ही होगा। जो फैक्टर नंबर 6 है वो लेवाइल फैक्टर, इधर लिखा नहीं है तो आपको याद रखना है फैक्टर नंबर 6 इज द लेवाइल फैक्टर विच इज द हाइपोथेटिकली, असल में कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। ये एनीमिया मैंने आपको बता दिया है, जब भी डेफिशिएंसी हो आपकी आरबीसी की। हार्ट के बारे में आप सभी को बच्चे बच्चे को पता होगा, मैं इसमें नहीं बताऊंगा मैं, हार्ट कैसे या हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है सभी को आता है इसका, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पेस मेकर याद रखना, पेस मेकर कौन सा है, तो पेस मेकर हमारे हार्ट में है एस ए नोड, ठीक है। और दूसरा भी ए वी नोड के बारे में पढ़ लेना, ए वी नोड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बंडल ऑफ हिल्स के बारे में आप सभी को पता होगा, परकंजे फाइबर के बारे में आपको पता होगा। और ए वी नेट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको कमेंट करना है। एसए नोड को मैंने आपको बता दिया पेस मेकर बोलते हैं, एवी नोड को क्या बोलते हैं आपको कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हार्ट बीट के बारे में बताया है, तो यहाँ पर देखो कार्डिक साइकिल आएगी एक, उसको मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कार्डिक साइकिल कार्ड। बस बाकी ये पीडीएफ पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यहाँ पर देखो ये आपके पास है कार्डिक साइकिल, इसमें देखो 0.1 सेकंड आपका ले रहा है आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल यानी ओरिकल, जो ओरिकल है हमारे शरीर में, देखो आप सभी को पता होगा एक होता है ओरिकल, एक होता है वेंट्रिकल। जब ओरिकल आपके क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम आर्ट्रियल सिस्टोल, जो 0.1 सेकंड का है। वेंट्रिकल सिस्टोल आपका 0.3 सेकंड का है, और रिलैक्सेशन आप पीरियड आपका ज़्यादा है वो 0.4 सेकंड का, तो टोटल आपका होता है 0.8 सेकंड। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कार्डिक साइकिल इन ह्यूमन बींग्स तो कितने सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का होता है, ओके। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बाकी ओरिकल के बारे में पढ़ लेना, बेन के बारे में पढ़ लेना, बहुत ईजी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया। सो इन द केस ऑफ द ह्यूमन इट इज यूरिया, ओके। तभी तो हम उसको हमें बोलते हैं यूरोडालिक, यूरोटैलिक ऑर्गेनिज्म। किडनी, यूटर, यूरिनरी ब्लैडर, फंक्शन ऑफ किडनी, सिंपल बातें आपने पढ़ी होंगी बचपन से। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बताई गई है, 10 से 15 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, वेट है 120 और 170 ग्राम इसका वेट होता है। बाकी कुछ नहीं बताए, वही पुरानी बातें हैं, कुछ नहीं इसमें एक्स्ट्रा, सिंपल सिंपल बातें आपको पढ़ लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये छोटी छोटी बातें ना ये आती हैं। पाथ देख लीजिए, सबसे पहले आपका रेनल आर्टरीज में आपका ब्लड आएगा, उसके बाद सेगमेंटल आर्टरी में, इंटर लोबुलर आर्टरी में, अर्क्यूट आर्टरी में, इंटरलोबुलर आर्टरी में, इफरेंट एंट्रियोल्स में, ग्लोबुलर कैपिलरीज में, इफरेंट आर्टियोल में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स में, इंट्रा क्या बोलते हैं इंटरलोबुलर वेन में, अर्क्यूट वेन में, इंटरलोबुलर वेन में, रिनल वेन में, और इंफीरियर वेना कावा में। बासा रिएक्टा के बारे में पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बासा रिएक्टा। नेफ्रॉन, ये कुछ नहीं लिखा है नेफ्रॉन में भी,
ये देखो ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो जो ग्लोमेरुलस आपको दिख रहा है, इसको हम आप सभी को पता होगा कि बाउमन कैप्सूल के अंदर ये होता है। इसमें एक आर्टियोल निकलती है, इफरेंट आर्टियोल। यहाँ पर देखो इफरेंट आर्टियोल, नीचे आप सभी को पता होगा लूप ऑफ हेनले होता है जो यू शेप का होता है। साथ में आपका होता है पीसीटी, एंड ऊपर जैसा होता है आपका डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट होती है आपके साथ में। ओके, ये बताया हुआ है डिटेल, देखो अगर डिटेल में है। यहाँ पे देखो पीसीटी आपका लेफ्ट साइड में ग्लोबुलर्स, इफरेंट आर्टियोल्स, एफरेंट आर्टियोल्स, नीचे आपका लूप ऑफ हेलने है, ऊपर आपका दोबारा फिर से आ गया आपका डीसीटी। यूरिनरी फॉर्मेशन, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, क्योंकि अब देखो अभी मैं आपको पूरा समझाना लगे कि कैसे प्रोसेस हो रही है, कैसे यूरिन बन रहा है, तो बहुत लंबा जाएगा भाई, बहुत लंबा जाएगा। तो खुद लिख लेना, खुद पढ़ लीजिए, बहुत ईजी, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ, बेसिक से एडवांस तक लिखा हुआ है। काउंटर करंट मैकेनिज्म, देखो जो आपका पीसीटी वाला एरिया है उसमें वाटर आपका लॉस हो रहा है, वाटर लॉस नहीं हो रहा, गेन नहीं हो रहा, अंदर मतलब अब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर 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 नीचे तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका क्लोरीन हो रहा है, सोडियम हो रहा है, क्लोरीन हो रहा है, सोडियम हो रहा है, ठीक है। तो पढ़ लेना कहाँ जैसे कहाँ होता है आपके, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ तो आप पढ़ सकते हो। बाकी वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।